है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने पर। तेरे को मिली क्या? ऐसे कटो शेयर सिस्टम करो स्क्रीन। है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग। बोलने को बोल सकते हैं। अच्छा चला है प्रार्थना गुरुदेव से। मैं चलूं। है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्व है। गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के निकले धर्म के सत्कर्म के। हो चीर झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईश्वरमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति वीर हो। उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रत खंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा। आध्यात्म की शक्ति हमें हर भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। जब मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे।
आज के अपनी क्लास रहेगी सेक्शन 11 से सेक्शन 17 तक की, जिसमें सेक्शन 11, 12 और 13 टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है और 14 से 17 इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है। तो ट्रस्ट पहले स्टार्ट करता है गौरव। लाइट जला पीछे। लाइट जलवानी है बंद करनी है? लाइट बंद क्यों की है पीछे? Hello and good afternoon, everyone. Today, I, Gaurav Agarwal, along with my co-presenters Ishita Agarwal and Radhika Bansal, are here to guide you on the topic Section 11 to Section 17 of Income Tax Act 1961. These sections deals with key provisions like treatment of income of charitable and religious trust, income from salary and taxation of perquisites, etc. Firstly, we will be going through some basic terminologies that will help us in understanding the key provisions that are discussed in upcoming slides, like the meaning of trust, trustees, types of donations, and other similar topics. So let's begin. First, what is the trust? Basically, जो हम ट्रस्ट से समझते हैं वो होता है भरोसा. इधर उसका मतलब वो नहीं है. Here, the trust is a legal arrangement where one person transfers right or responsibility to another person to manage property or assets for the benefit of a third person. If the trust is charitable or religious, the third person can be a general public or a public at large. Example, if A gives property to B to use it for supporting education or health of underprivileged public. So here A creates a trust where B is the trustee and the public which are getting benefit are the beneficiaries. Of a trust or settler, the person who puts the initial capital or who forms the trust is known as the author of the trust. ट्रस्ट बेसिकली है क्या? इनकम टैक्स पर्पस में ट्रस्ट का मेन मोटिव क्या होता है? ट्रस्ट दो तरह की है, चैरिटेबल और रिलीजियस। पर्पस ये होता है कि अगर कोई पर्सन कोई चैरिटी या कुछ करना चाहता है तो ट्रस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी जो लोगों से पैसे लेंगी, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो ट्रस्ट को पैसा दे। बट इनकम टैक्स से ये पर्पस नहीं था कि हम इसके पास जो पैसा आ रहा है उस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप ट्रस्ट के पर्पस से कुछ पैसा लेते हो और आप उसको चैरिटेबल पर्पस में यूज कर देते हो किसी हेल्प करने के लिए, किसी एजुकेशन में, किसी में, तो आप जितना अमाउंट स्पेंड करते हो उसके बाद हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन सपोज आप लेते हो 100 रुपए और खर्च से 10 रुपए ही कर रहे हो तो इसका मतलब आप वो ट्रस्ट के नाम पर बिजनेस करने लगे, 90 रुपए आपने अपने पास बचा लिए ट्रस्ट में, तो उस केस में फिर टैक्सेशन हो जाएगा। तो ट्रस्ट का पर्पस ये है बनाने का, और ट्रस्ट का जो डिस्कशन इनकम टैक्स में है वो इस रिस्पेक्ट में है कि उसको कब कब एग्जेम्पशन दी जाएगी। अब ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है कि ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट डीड क्या होती है, तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। First is the trustee. Trustee is a person who manages the trust property and ensures that the property is used according to the objects of the trust. He is basically known as the caretaker of the trust. Second is beneficiaries. Beneficiaries are the person who get benefit from the property of the trust. Same that if it is a charitable trust, this could be the general public or a section of public. Third is the trust deed. It is the legal document which contains all the basic details about the trust, like the details of its trustee, details of purpose, the purpose of the trust, and etc. It is a rule book of the trust. Next, purpose of the trust. Purpose refers to the initial capital, which is put by the settler or the author of the trust. It is the base fund for starting the trust. Then its charitable purpose. In Income Tax Act, there are some activities defined for the charitable purpose like relief of poor, education, medical relief,
preservation of environment or monuments, advancement of other object of general public utility. Moving on, let's see the types of donations a trust can receive. Basically, there are three different types of donations: voluntary donations or general donations, corpus donations, and anonymous donations. All three have different implications. First is general donation. As the name is suggesting, it is a voluntary donation that are received by a trust for the general work of the trust. They are considered as voluntary donations and taxable if the conditions are not met. The condition is that the trust has to apply 85% of the amount received within the year. If it does not apply, it has to file a form called Form 9A or Form 10 up to the due date of return filing. अभी पहले अपने यहाँ पे किसी ने ट्रस्ट की ऑडिट या कुछ किया है क्या, जो ट्रस्ट के बारे में बेसिक थोड़ा बहुत और बता सके क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि ट्रस्ट को जो भी पैसा मिला डोनेशन से, तो वो तीन तरह के डोनेशन होते हैं। एक तो जनरल डोनेशन, एक कॉर्पस डोनेशन, और थर्ड होता है एनोनिमस डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब मेरे को डोनेशन करना है, मैं किसी ट्रस्ट के पास गया, मेरे को उसका ऑब्जेक्ट पसंद है कि उनका वो पैसे को यूज कहाँ करेंगे, तो मैंने उनको कुछ डोनेशन किया, उसमें मेरा नाम, पैन, एड्रेस सब कुछ लिखेंगे, डोनेशन का अमाउंट लिखेंगे और उसको वो अपने बुक्स में एंट्री कर देंगे कि इनसे डोनेशन आया। उसकी मेरे को एक रिसिप्ट दे देंगे जिसके बेसिस पे मैं अभी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अपनी आईटीआर में। एक होता है एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन होता है कि पर्सन जो दे रहा है उसका नाम आइडेंटिटी नहीं आइडेंटिफाइड है। सपोज मंदिर में गया और आपने गोलक में वहां पे मंदिर के उसमें बॉक्स में डाल दिया कुछ पैसा, तो वो एनोनिमस डोनेशन है। और थर्ड होता है कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन में मतलब हुआ कि आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस से फंड दिया है। सपोज आपने किसी हॉस्पिटल को फंड दिया है, तो आपने फंड दिया है कि इस पैसे को तो आप नई बिल्डिंग जब बनाओगे तभी यूज करोगे, तो जब तक वो उस पर्पस से यूज नहीं करते तब तक वो फंड उसको यूज नहीं कर सकते, उसको अलग से सेपरेट रखना पड़ेगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन मतलब जो नॉर्मली कोई भी पब्लिक देगी जिसको ट्रस्ट अपने हिसाब से यूज कर सकती है। इसमें ट्रस्ट की इनकम का टैक्सेबिलिटी कैसे होता है? अगर सपोज आपके पास 100 रुपीज का डोनेशन आया है इस साल, अगर आपने 85 रुपीज मतलब 85% आपने उस पर्पस के लिए यूज कर लिया जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनी थी, जब तो 15 रुपए आप अपने उसमें बुक्स में यूज कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो, आगे के साल में ले जा सकते हो। और सपोज 85% नहीं यूज करते, आप 50% ही यूज करते हो, तो बचा हुआ जो 35% है उसके ऊपर आपको इस साल टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अब इसमें भी फर्दर आगे कंडीशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोज पैसे ही मार्च में आए ट्रस्ट के पास, अब मार्च में आए तो वो यूज करने का टाइम ही नहीं था उनके पास, तो किस केस में से आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 85% नहीं यूज करने के बाद भी हम उस पर टैक्स नहीं पे करें। We were discussing the tax treatment of general donations. If a trust is registered under Section 12AV, then it can avail exemption, provided it has to apply at least 85% of income towards this, and these the donations are not for purpose. Then moving on, anonymous donations. Anonymous donations are donations where donor is unidentified, but that is no records are maintained of his name, address, or PAN. Tax treatment, it applies only for charitable trusts. Religious trusts are exempted from the provision of anonymous donations. Taxability, if we talk about, higher of 5% or 1 lakh, which will be exempted, the remaining will be taxable at 30% under Section 115 BBC. For example, if a trust receives 25 lakh in total donations, out of which 3 lakh are anonymous, so exemption will be higher of 5% or 1 lakh, which is equals to 1,25,000 will be exempt, and the remaining 1,75,000 will be taxed at 30% under Section 115 BBC. Next is corpus donations. Donations with specific direction from the donor that they shall form a part of corpus. Like these are long-term donations. Someone donated for renovation of building or construction of new premises.
Similarly, requirements, it should be made with a written direction that the donation shall form a part of corpus. The trust should be registered under section 1280. Tax benefits, corpus donations are completely full or fully exempted under section 11. Now, section 11, income of charitable or religious trust. Following incomes are exempt from tax. First, corpus donation. You will later on see that there are some prescribed modes under section 11.5. The investment has to be done under these options only to avail the exemption. Second is 15% of gross income. It is a standard deduction. And number third, the income should be applied for charitable or religious purposes in India. Now suppose if the trust could not apply 85% of income in current previous year, there can be two reasons. First, the income was not received in March, or for other reasons, like the income was received in March, so the trust was not having that much time to apply it. If the income was not received during the year, then it is to be applied during the previous year in which the income is received. Second, for any other reason, the income is to be applied during the previous year, immediately following the current previous year. And option in writing, assessee has to file Form 9A before the expiry of time allowed under section 139(1). Next, explanation 2. Donation to other trust. Amount donated to other trust registered under section 12A or section 10 shall be treated as application, exception for corpus donation. If the amount is donated with a specific direction to form a part of corpus of that trust, then it will not be exempted. जैसे अपन बाकी ऑडिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ट्रस्ट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपने जो अप्रूव्ड सेल्स है या फिर सपोज बिल बन चुका है, पैसे नहीं आए, उसको भी आप सेल्स में डालते हैं। एक्सपेंसेस में भी जो एक्सपेंसेस इंकर हो गए हैं बट अभी पेमेंट पेंडिंग है, उसको भी आप एक्सपेंसेस में डाल के नेट प्रॉफिट निकालते हैं। बट ट्रस्ट के केस में जो ये इनकम एप्लीकेशन बनता है, मतलब 85% अमाउंट यूज हुआ है नहीं हुआ, वो डिपेंड करता है कि अक्रूड एक्सपेंसेस को उसमें नहीं काउंट करेंगे, मतलब एक्चुअल अमाउंट आया क्या है इस बार और एक्चुअल खर्चे आपने कितने कर दिए उसके बेसिस पे मिलेगा। तो इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। और जो ये है इसमें एक्सप्लेनेशन को बताया कि अगर डोनेशन टू अदर ट्रस्ट है, सपोज अगर आपके पास इस साल 1000 रुपए का डोनेशन आया, तो रूल कहता है कि आपको 850 रुपीज 85% उसको यूज करना है। अब सपोज आपने 85% यूज नहीं किया चैरिटेबल पर्पस में, आपने सिमिलर नेचर ऑफ ट्रस्ट को 1000 का अपना डोनेशन कर दिया एज इट इज, तो ये माना जाएगा कि आपने 1000 रुपए डोनेट किया तो 85% आपने अमाउंट यूज कर दिया है। Next, explanation 3. For the purpose of computing the application of income by the trust, the provisions of PGBT, section 48.3, 48.3A and 48.1A shall apply. 48.3, cash payment cannot be done of more than 10,000. 48.3A, if income is allowed on accrued basis and later on the payment of more than 10,000 is done on cash basis, then it will be treated as income of the year in which the payment is done. And 48.1A, if TDS is not deducted for payment to resident or deducted but not deposited up to return filing due date, and 30% disturbance. Next, explanation 3A and 3B. If a trust is a temple, mosque, gurudwara, church or other place as notified under section 80G, then can it receive any donation for repair or renovation, and it can be exempt, provided there are 4 conditions. First, the amount should be specifically used for repair or renovation. Second, it should be deposited in the prescribed modes under section 11.5. Third, it should not be donated to any person as specified in section 13.3, the related persons. And fourth, maintain such corpus as separately identifiable. 3B, if any of these conditions violated, then it will be treated as income of the trust. Explanation 4.1. The trust cannot use any amount from corpus of a fund from corpus fund of the trust. If it is applied, then it shall not be treated as application of income.
it will be treated as application of income when the same fund is deposited back into the corpus fund. Here also there are 4 conditions that it should not be by a donation to another trust or institution. It should not be benefit of a specified person under section 13(3). Third, it should be deposited back within 5 years. And fourth, the application should be made for the charitable or religious purpose in India. It is an example. Balaji Trust applied 50 lakhs in previous year 24-25 for religious purpose. Suppose in previous year 26-27 Trust deposited back 35 lakhs in corpus fund. So in previous year 26-27 then 35 lakhs will be treated as application of income. ट्रस्ट के केस में सपोज अगर कोई पर्सन है, जैसे अगर उसके पास इस साल फंड नहीं है, कहीं से डोनेशन नहीं आया, लेकिन उसको चैरिटेबल एक्टिविटी करनी थी, तो उसने अपने कॉर्पस फंड, सपोज जो बिल्डिंग फंड दिया आया था पैसा, उसमें से निकाल के एक बार खर्चा कर दिया, तो अब क्या उसको एप्लीकेशन मिलेगा इस साल? उसको इस साल एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, जिस साल ट्रस्ट पर डोनेशन आएगा और वो वापस अमाउंट उस कॉर्पस फंड में डाल देगा, मतलब कॉर्पस फंड से जो अमाउंट विड्रॉल होता है उसको वापस रिप्लेनिश कर देगा, तो उस साल में उसका एप्लीकेशन माना जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ट्रस्ट लोन लेती है किसी पर्सन से या किसी कंपनी से और उस लोन से आगे चैरिटेबल एक्टिविटी करके कुछ करती है, तो उस चैरिटेबल एक्टिविटी का उस साल एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, मतलब पैसे तो खर्च करती है उस साल, बट उसका एप्लीकेशन उस साल माना जाएगा जिस साल लोन का रिपेमेंट हो जाएगा। Next explanation, the same, that is the loan or borrowing as explained. जिस साल लोन और borrowing में अपन वापस डिपॉजिट करेंगे या रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे, वो उस साल एप्लीकेशन ऑफ इनकम कंसीडर किया जाएगा। The same 4 conditions, application should be in India, not by donation to any other trust or institution, deposited back or repayment of loan should be within 5 years, and not for the benefit of section 13(3%. It is an example. Balaji Trust constructed a building for 80 lakhs out of loan taken from HDFC Bank. In this case, the 80 lakhs will not be considered as application for previous year 24-25. When it will be repaid, then it will be considered as application. For example, in previous year 25-26, if the trust repaid loan of 30 lakhs, then it will be treated as application for previous year 25-26. Next. It is a general explanation added for section 11. The application of income is generally considered in the year in which the amount is actually paid and not on accrual basis. For example, if a trust purchased computer on 28th March for 20 lakhs and payment was made on 16th July, then in this case the application of 20 lakhs are allowed in previous year 25-26, not 24-25. It is a case law of Lok Bharti Mandal versus Income Tax Officer, Extension Surat. It is a case of Surat ITAT branch. This case generally involved denial of exemption under section 11(1)(b), where regarding the treatment of corpus donation and their treatment. पीछे बात करने की बहुत आवाज आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं इंटरेस्ट है वो सुनो मत, लेकिन पीछे बात मत करो प्लीज। जो एटलीस्ट जो सुन रहे हैं और जो स्पीकर है वो तो अपना टास्क पूरा कंप्लीट करें प्रॉपर तरीके से। Backgrounds: the assessee received donations during the assessment year which were claimed as corpus donations under section 11(1)(d). However, during scrutiny, the assessing officer observed that the donation received did not mention the donations were specifically meant for corpus. Basically, there was no written direction from the donor that this donation should form a part of corpus. Based on this, the AO denied the exemption. चेतना, इश्यू है कुछ? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दोनों जो साथ में बैठे हैं चेतना, कुछ बोल रहा हूँ। आपके साथ कौन बैठे हो? एक मैसेज नहीं है।
The donations were of 51,38,851. SC for school Namkaran donation fund 13 lakh, for campus donation 30 lakh, for room donation 6 lakh, and other for the new building. The issue was this, that whether these donations can be treated as exempted under section 11(1)(d), and donor has not specified that these shall form a part of corpus. So this case was ruled in favor of the assessee. The tribunal emphasized that the nature and characteristic of donation should be determined based on donor's intention and the applicability of the funds. Solely relying on the terms defined in कुणाल खड़ा हो जा। आगे आजा आगे आजा। So the bench held that the trust received funds earmarked for a specific purpose, such as building or infrastructure development. So these constitutes a capital receipt forming a part of corpus. And the assessee was granted exemption under section 11(1)(d). The key principle was donor intent is the key, written direction or intimation is not mandatory. Section 11(1)(a). Capital gain deemed to be applied for charitable purpose. Where trust has sold any capital asset and the net consideration is utilized for acquiring another capital asset, then there is exemption that if the net consideration is fully utilized, then full capital gain is exempted. Otherwise, if net consideration is partly utilized, then cost of new asset minus cost of old asset shall exempt. Section 11(1)(2). Exemption if income accumulated for a specific purpose. So here is the 85% rule, where 85% of income cannot be utilized or applied during the current previous year, then such set apart is not included in the income if following conditions are satisfied. Form 10, assessee should furnish a statement to AO in respect form that is in the maximum specified period of 5 years. At least 2 due of the money invested in the mode prescribed under section 7. And form 10, I will say this for a specific project. Income. If the use purpose it was said, then it will be considered as income of the previous year in which it is applied. It ceases to be invested under 11(5) notes, then income of the previous year in which it ceases. If not 5 years, then it will accelerate year in which the 550 is donated to any other income of the previous year in which it is donated. This is section 11(5), safe investment mode of trust. These are the prescribed modes where a trust can invest either its corpus donation or the 85% of the amount which it has set aside. So it has government savings certificates, units of UTI, units of mutual fund, debentures of a company guaranteed by government, shares of NSDC, equity shares of a depository, and various other modes as prescribed. Section 11(6), it is depreciation not allowed. It's similar to GST. Like either you can claim the cost of asset as application in the year in which you have purchased the asset, or you can claim a depreciation as application for remaining next years. You cannot
expenses. Section 11(7) exemption under section not exemption under section 10 not available. If a trust gets its done under section 12 AV, and automatically all its registration under section 10 gets cancelled. So a trust can either claim exemption under section 10 or under section 12. पहले दो सेक्शन अवेलेबल थे ट्रस्ट के लिए, एक सेक्शन 11-12 में एग्जामिशन ले सकते थे और कुछ एजुकेशनल और मेडिकल के लिए ऑप्शन था 1023C में। पहले क्या होता था कि 1023C में लेते थे, फिर वहां पे अगर डिसअलाउ हो गया किसी रीजन की वजह से तो 11-12 में क्लेम कर देते थे। या 1023C तो दोनों की लाइन मतलब कंडीशन भी चेक कर दिए तो आवाज की कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी 11 contribution. Condition of contribution except for corpus commission. Income trust. 11 if you of service provided to specified person. Example, under the school which is run the value of the education is services to trustee. Station done under section 20 must be filed as specified in section 30. Third, if the term of the trust before payment then it shall be so audited by directed by the auditor but auditor in form 10B or 10BB, whichever is applicable. It is section 12BB, the registration of trust. So it is relevant for charitable or religious trust or the institutions which are already registered under section 12A. This was the old provision. It was the 12A. From now it's 12AB. The trust which are already registered under 12A has now to get converted its registration to 12AB. Key points: there are two types of registration. Provisional registration, second is final registration. When a trust first applies for the registration, it takes provisional registration. It's valid for 3 years. Then the last granted by Commissioner of exemptions. This is to be private community or private religious. No exemption is available. Second, it is applied for the benefit of any particular community or particular caste. Third, for the benefit of specified persons under section 13(3). And fourth, if the funds are not invested in the specified notes under section 11(5). Section 13(2) what is considered as benefit to specified persons. Use of trust property without adequate consideration. मतलब एक नॉर्मल प्राइस के ऊपर जो होता है एट आर्म्स लेंथ प्राइस, अगर उससे डिस्काउंटेड के ऊपर किसी को अपन दे रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन्स को, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ बेनिफिट टू स्पेसिफाइड पर्सन. लाइक ट्रस्ट फंड्स लेंट विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी,
excessive circular below price. In terms of property diverted for personal benefit, कोई बात नहीं। आगे यार इतनी कोई बात नहीं, घंटे की क्लास बच रही है। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसमें लड़ने की क्या बात आ गई। क्या नाम है यार, इसको आगे आ जाइए, क्या हो गया इसमें, क्या बात हो गई भाई, आगे आ जाओ ना, आ जाओ, क्या दिक्कत हो गई, आगे आ जाओ। एक महीने की तो क्लास है, इसमें क्या सोचना है तुम्हें। Section 13(3), meaning of a specified person or the relatives from the point of view of a trust. First, author or the founder of the trust, any donor who has donated more than 50,000 during a particular year, where the author is a HUF, the members of the HUF, the trustee or the manager of the trust, and relatives and concerns, the relative as defined in section 56 to 10. It is a case law of RD Tata Trust versus KCIT. It is a recent case law where the exemption under section 11 and 12 were denied by assessing officer for the violation of section 13(1)(d) and 13(2)(h) concerning investments in a company where the trustee was also a director. So basically, the point of view that RD Tata Trust, here one trustee was Ratan Tata, sir, and the shares were of Tata Sons. So it was a specified person, but this case was also ruled in favor of the assessee. Why? Because the Ratan Tata sir hold only 0.83% in Tata Sons Private Limited, which was not a major amount, did not constitute substantial interest as per section 13(2)(h). Second, the shares in Tata Sons were given as corpus donations. They were not specifically invested by the trust. Corpus donations can be in any forms. So the shares in Tata Sons, where the Ratan Tata sir was also the chairman, does not constitute any violation. Denial of exemption if return not filed up to due date. Exemption under section 11(2) is not available if the return is not filed up to due date. Calculation of income in case of certain violations, where the commercial receipts is more than 20%, the return is not filed up to due date, books of accounts not maintained, or books of accounts not get audited by an auditor. So here the income is calculated after allowing the deduction of expenses which are done by the trust. But here also 4 conditions. First, such expenditure shall not form part of a corpus. ट्रस्ट के केस में एक चीज और क्या होती है कि सपोज कोई ट्रस्ट मेंटेन कर रहा है या स्कूल चला रहा है,
स्कूल में कंसेशनल रेट पे एजुकेशन करवा रहा है, बट उसके साथ साथ उसने बुक स्टोर भी खोल लिया है स्कूल में, और बुक स्टोर में अच्छा जम के प्रॉफिट कमा रहा है। ये देखा जाएगा अगर ट्रस्ट की डोनेशन से, या जो ट्रस्ट में डोनेशन आ रहा है और बुक स्टोर की रिसिप्ट पे अगर वो 20% से ज्यादा डोनेशन की आ रही है, तो इसका मतलब माना जाएगा वो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अदर कोई एक्टिविटी जो ट्रस्ट के साथ लिंक है, उसका अमाउंट 20% से कम ही रहना चाहिए। Four conditions are that the expenditure is not from the corpus fund of the trust. Second, it is not from any loan or borrowing. Third, the claim of depreciation is not allowed if the cost of asset has been claimed as application. And fourth, it is not by way of donation to any other person as specified in section 13(3). Now, section 13, income of political parties. So the four types of income: income from house property, capital gain, other source, and donation received by political parties. All these four incomes can be exempt, provided there are conditions that are fulfilled by the political parties, like it maintains its book of account and proper documents, get its books audited, must keep record of donations which are more than 20,000, must receive donation more than 2,000 either by account paid check or demand draft, ECS, or through electoral bonds, and must file return up to due date. पॉलिटिकल पार्टी के केस में क्या है, इनकम टैक्स में उसके ऊपर बहुत सारी कोई कंडीशन या पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन नहीं दी है, या फिर क्या क्या कंडीशंस क्वालिफाई करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी बनने के, ऐसा कुछ इनकम टैक्स में नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी, उसका दूसरा एक एक्ट है, उसके अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है, उसको रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है, तो वो रिकॉग्नाइज की जाएगी पॉलिटिकल पार्टी, और उसकी फिर सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बस ये बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनी है, उससे परफॉर्म मेंटेन करना है, सबमिट करवाता है, तो ये सारी चीज करेगा तो उसकी सारी इनकम पॉलिटिकल पार्टी की एग्जाम्प्ट रहेगी। आगे नीचे की जो 5 कंडीशन इनकम टैक्स में उन्होंने इतना सा ही दिया है, बाकी मेन रजिस्ट्रेशन उसका दूसरी जगह है। Section 13, income of electoral trust. All the voluntary donations or contributions received by electoral trust are exempt, provided at least 95% or more of aggregate donation plus surplus is donated to a political party and it functions in accordance to the rules as framed by central government. That's all. पूरा प्रीवियस ईयर में एक लाख यूटिलाइज कर सकते हैं 95 इलेक्टोरल ट्रस्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसमें अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आए सपोज, तो आपको 95 लाख रुपीस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में बांटना है। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या अलग चीज है, ये पब्लिक से डोनेशन लेगा और पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से खर्च करेंगी। तो अगर 1 करोड़ आया तो उसको 95% हिस्सा यूज करना है उसे। current year along with surplus not forward previous ईयर का अगर कोई अमाउंट ड्रॉप फॉरवर्ड आ रहा है तो उसका भी 95%। सपोज इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसे ही मार्च में आए, 25 मार्च को आए, तो इस साल में डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, उस अमाउंट का भी 95% नेक्स्ट ईयर में यूज करना है। previous year का surplus carry forward तो मिलने का भी 95%। हाँ बिल्कुल। तो ट्रस्ट अपना कंप्लीट हो गया। ट्रस्ट वैसे बहुत वाइड टॉपिक है, गौरव ने इसमें कोशिश करी है 1 घंटे या 45 मिनट जितना कि अपने कवर किया है, बहुत कंसाइज वे में समझाया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट ऑल्दो इसने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया, तो एक बार गौरव के लिए थैंक्स देंगे। Everyone, myself Ishita Agarwal. I'm going to start my presentation with section number 14 of Income Tax Act 1961. Income Tax Act 1961
Basically, section 14 talks about heads of income. For the purpose of taxability, income can be classified under the following 5 heads, that is salary, income from house property, profits and gains from business or profession, capital gains, and income from other sources. Head 1, income from salary, which is covered under section 15 to 17. Salary does not mean only the wages, but it also includes any gratuity, pension, or commission, etc. सेक्शन इसमें सेक्शन 15 to 17 के अंदर कुछ डिडक्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि आप सेक्शन 10 में एचआरए का अलाउंस होता है, या सेक्शन 80 में काफी डिडक्शंस होते हैं. Head 2, income from house property covered in the section 22 to 27. इसमें जितनी भी रेंटल इनकम होती है जो आपने अपना हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देके अर्न किया, उसकी टैक्सेबिलिटी लाइज इन दिस हेड. इसमें 3 डिडक्शंस प्रोवाइड होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, म्युनिसिपल टैक्सेस, एंड द थर्ड वन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. इसमें बेसिकली जो भी आपकी बिजनेस इनकम होती है या प्रोफेशनल एक्टिविटी से जो भी आप इनकम अर्न करते हो वो इंक्लूड होती है. इसमें सेक्शन 40A में कुछ डिसअलाउंसेस दी गई है और 30 to 37 में कुछ अलाउंसेस दी गई है. Head 4, capital gain. Capital gain arises from the sale of any capital asset such as land or gold, etc. This gain can be classified under the parts, short-term or long-term gain. Certain exemptions are also provided in this under section 54, 54B, 54D, etc. Last, there is income from other source. Will not fall into the above in this one, such as interest income and dividend. Now, as you all have studied all the above rates, so let's take a quick recap of what you all need. There are incomes classified. Here are some incomes, and you need to classify income will fall under. First, director sitting fees. Other source. Not attached to a building. Received for freelancing work but service not rendered. Anyone? PGB. This is because even the work wasn't done, money received in course of business is taxable under PGB. Subletting a house taken on rent. Professional YouTuber earning ad revenue. Monthly rental from mobile tower installed on rooftop. A retired professor gives occasional guest lectures for money. Right. Moving on towards the next slide, which is talking about section number 14. इसमें बेसिकली एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जो भी हमारी एग्जाम इनकम होती है सच एज एग्रीकल्चर इनकम, तो उसके रिगार्डिंग आपने कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर किया जनरल पॉपुलेशन ये होगा ना कि रिटायर होने के बाद कोई बेसिकली एज अ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा. हाँ, सेक्शन नंबर 14 में बात करते हैं जो भी अपनी एग्जाम इनकम होती है जैसे एग्रीकल्चर इनकम, उसको अर्न करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर आप इनकर करते हो वो डिसअलाउड होता है. इसमें असेसिंग ऑफिसर असेस करता है उस अमाउंट को अगर ही इज नॉट सैटिस्फाइड विद द क्लेम ऑफ असेसी दैट जो उसने जो अमाउंट डिसअलाउ किया है वो गलत है, या उसने क्लेम किया है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सपेंडिचर अकर नहीं किया फॉर द Rule AB provides a method for calculating the disallowance, which we will discuss. And disallowance under section 15, it applies only with respect to expenditure, which is already claimed to be a reduction. Otherwise, there cannot be a question. सेक्शन 14 में बेसिकली ये कहता है कि वो एक्सपेंडिचर जो कि एग्जाम इनकम अर्न करने के लिए हो रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा.
सपोज कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसकी दो तरह की इनकम है, एक तो है नॉर्मल बिजनेस इनकम जो कि टैक्सेबल होगी, और उसके साथ साथ उसकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है, सपोज कोई एग्रीकल्चर लैंड पे इन्वेस्ट कर रखा था, उससे कोई क्रॉप ग्रो हो रहे हैं, तो इनकम एग्जाम्प्ट है। तो वो पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर उसके जो पीजीबीपी में है, जो उस एग्रीकल्चर लैंड पे लग रहे हैं, सपोज कोई फार्मर की सैलरी है, कोई सीड्स है, कुछ है, तो उस एक्सपेंडिचर को उस अदर बिजनेस वाली डिडक्शन के अंदर ऐसा नहीं कि कॉमन पीएनएल बना के सारे एक्सपेंडिचर उसमें डाल दें, और इनकम को तो एग्जाम्प्ट क्लेम करना और एक्सपेंडिचर को डिडक्शन देना। तो वो एक्सपेंडिचर जो एग्जाम्प्ट इनकम क्लेम करने में लग रहे हैं, उन एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। Now moving on towards rule 8D, जो कि हमको कैलकुलेशन बताता है कि एक्सपेंडिचर आप कैसे कैलकुलेट करते हो। इसमें बेसिकली दो चीजों का इंडिकेट होता है। फर्स्ट, जो भी एग्जाम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग आपने एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इनकर किया है वो, और सेकंड होता है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट से आपको एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है तो आप उस इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेके मंथली एवरेज करोगे। फिर मान लो 12 मंथ्स के फिगर आ गए आपके पास में, तो आप उन 12 का अगेन एक एवरेज करोगे टू कैलकुलेट एनुअल एवरेज, उसका 1% जो होगा उसमें इंक्लूडेड होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर ए टुक अ लोन ऑफ ₹15 लाख ऑन 5 जनवरी 2023 at 10% during the financial year 2024-25. Therefore, his interest expenditure for the year on this loan is 1,50,000. This loan was utilized for making an investment of ₹15 lakh in various avenues. Income from this is exempted from tax. Now, opening and closing balances are given for the investment. January 2023 का 10 lakh, February के लिए 12,50,000, in March के लिए 15 lakh. Now, अब उन दोनों चीजों को एग्रीगेट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जाम्प्ट इनकम, दैट इज 150,000 ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. Second, an amount equal to 1% of the annual average of monthly average of the opening and closing balance of the value of investment whose income is or shall be exempt. इसकी कैलकुलेशन पे मंथली एवरेज इसमें दिया हुआ है तीनों मंथ्स का. ओपनिंग बैलेंस वाज 0 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी प्लस 10 lakh divided by 2, that is 5 lakh. For the month of February, 10 plus 12.5 divided by 2, 11,25,000. For the month of March, 12.5 plus 15 lakh divided by 2, that is 13.75 lakhs. अब इसका दोबारा एक एवरेज करेंगे for 3 months, that is 5 lakh plus 11.25 plus 13.75 divided by 3, which will be 10 lakh. तो मैक्सिमम डिसअलाउंस होगी फर्स्ट पार्ट का 1,50,000 एंड सेकंड पार्ट का 1% ऑफ 10 lakh, that is total will be 1,60,000. अब इसमें कुछ की पॉइंट्स है नोट करने के लिए. जो आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो वो आप टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे, आप सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लोगे जिससे आपको एग्जाम्प्ट इनकम अर्न हुई है. सेकंड, रूल 80 को अप्लाई करने के लिए पहले असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसने क्यों असेसी के क्लेम को मतलब डिनाई किया है कि असेसी ने गलत एक्सपेंडिचर क्लेम किया है. There is a circular regarding the same. There is a circular regarding section 14 है, circular number 5 2014 dated 11/2014. इसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि असेसी तब भी एक्सपेंडिचर क्लेम मतलब डिसअलाउ कर सकता है क्या अगर उसने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम अर्न ही नहीं की है. तो इसके लिए पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन ये था कि सर्टेन इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम एज these are exempt under various provisions of the act. There have been cases where deduction have been claimed in respect of such exempt income. This in effect means that the tax incentive given by way of exemption to certain categories of income is being used to reduce also the tax payable on the non-exempt income by deducting the expenses incurred on the exempt income against taxable income. इसमें बेसिकली मतलब यही हो गया ओवरऑल कि अपन जब भी टैक्स जो अपनी इनकम का मतलब जिसमें अपन को टैक्स चार्ज करना होता है वो जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं उसके लिए अपन इनकम माइनस एक्सपेंसेस नेट करके और उस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं. तो अगर आप सिर्फ एग्जाम्प्ट जो आपकी इनकम है उसको नहीं दिखा रहे हो पर आप डिडक्शन ले रहे हो एक्सपेंडिचर को, तो आप उसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हो. तो ये गलत है. इसलिए आपको अगर आप कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसके रिगार्डिंग पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा. इसमें कंक्लूजन ये था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इनकम अर्न हुई है या नहीं, पर अगर वो अप्रूव हो गई है अनालाइज हो गई है तो उसके रिगार्डिंग जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो डिसअलाउड होगा. दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 14. मूविंग ऑन टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 15. Section 15 to 16 talks about salary only and further it will be covered under the future classes. Section number 15, basis of charge.
salary is charged whether salary is charged on due or received whichever is earlier basis. इसमें हम arrears of salary भी include करेंगे और advance salary भी include करेंगे. For this purpose, first let's see what is salary. As per section number 17(1), salary includes wages, annuity or pension, any gratuity, fees, commission or profits in lieu of salary, any advance of salary, या फिर प्रोविडेंट फंड में जैसे कंट्रीब्यूट करना होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को 12 और 13%, उसके अबव अगर आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया इसमें तो दैट विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ योर सैलरी. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी भी पेंशन स्कीम में आपने पैसा डाला है तो उसमें जो भी लिमिट है अगर उसके ऊपर आप डाल रहे हो तो वो भी पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा. लास्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट सेम अग्निवीर कॉर्पस फंड. इसमें भी अगर आप कुछ भी पैसा डाल रहे हो तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर सैलरी. सैलरी सैलरी इज टिपिकली मतलब जनरल जो टेंडेंसी होती है सारे ऑर्गेनाइजेशंस की वो यही होती है कि मंथ का जो भी लास्ट डे होता है उस दिन सैलरी ड्यू हो जाती है. Even if the salary is not actually paid or is received by the employer, then also it will become taxable. For example, अगर मार्च की सैलरी है ड्यू हो गई मार्च में पर रिसीव अप्रैल में हुई तो it will become taxable in March. सैलरी रिसीव जब भी एक्चुअल आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है दैट इज द डे ऑफ योर सैलरी रिसीव तो ये तब टैक्सेबल होगी. जैसे फेब की सैलरी अगर जैन में रिसीव हो रही है तो इट विल बिकम टैक्सेबल इन द मंथ ऑफ जैन. नाउ arrears of salary. Arrears बेसिकली वो सैलरी होती है जो आपकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज हुई है. तो जैसे FY 23-24 हो गया अगर आपकी इनकम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि FY 21-22 से इंक्रीज हुई है तो वो जो आपकी डिफरेंस वाली इनकम आपकी अर्न की दैट इज नोन एज अरियर्स. इसमें सेक्शन 89 अंडर रिलीफ भी मिलता है अगर आपने फॉर्म 10 की फाइल किया फॉर क्लेमिंग दैट रिलीफ. लेट्स सी एग्जांपल फॉर द सेम. मिस्टर अर्जुन रिसीव्स 2 lakh salary arrears in FY 24-25 which belongs to 21-22. His income in FY 24-25 without arrears is 10 lakh and in FY 21-22 is 5 lakh. Let's see what will be the relief under section 89(1). Step 1. इसमें पहले हम टैक्स निकालेंगे उस इनकम पे मतलब इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स. तो जैसे कि 10 लाख इनकम थी फॉर FY 24-25 इसमें हमने 2 लाख ऐड किया सैलरी का और अरियर्स का तो इसमें 12 लाख पे टोटल टैक्स निकाला दैट विल बी 1,72,500. स्टेप 2 में विदाउट अरियर्स निकालेंगे और 10 लाख व्हिच विल बिकम 1,12,500. So the extra tax due to arrears will be 170,500 minus 111,500 that is 60,000. Step 3 में अब हम FY 21-22 की टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे विद अरियर्स एंड विदाउट अरियर्स. विद अरियर्स में 7 लाख पे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 52,500 एंड विदाउट अरियर्स में 5 लाख पे कैलकुलेट करेंगे 12,500. इसमें जो FY 21-22 में जो एक्स्ट्रा टैक्स पे हुआ है दैट इज 52,500 minus 12,500 40,000. अब जो रिलीफ मिलेगा वो इन दोनों का जो अरियर्स जो है उन दोनों का डिफरेंस मिलेगा. जैसे FY 24-25 में अपन कैलकुलेट किया अंडर स्टेप 2 तो 60,000 एंड FY 21-22 में 40,000. इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ 20,000 दैट विल बी प्रोवाइडेड एज अ रिलीफ. मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड एडवांस सैलरी. अरियर्स ऑफ सैलरी समझ में आया होगा मेरे हिसाब से सबको. अगर वो सैलरी ओरिजिनली उसी साल में मिल जाती तो क्या टैक्स लगता और इस साल में मिल गई तो क्या टैक्स लग रहा है. अगर इस साल में मिलने की वजह से टैक्स ज्यादा लग रहा है तो उस तरह से रिलीफ मिल जाएगा अपनी लोग. Advance salary taxable in the year of receipt regardless of the period it relates to. अप्रैल की सैलरी अगर मार्च में रिसीव हुई है तो वो taxable मार्च में होगी. Next slide, that is section number 16 which talks about deductions provided in the salary. There are 3 deductions. Section number 16(1)(a) talking about standard deduction, 16(2) talking about entertainment allowance, and 16(3) talking about professional tax. 16(1)(a) में 75,000 है for the new tax regime and 50,000 है for the old tax regime. This is the flat deduction from the gross salary and no proof is required to claim such deduction. Now, section number 16(2), which is talking about entertainment allowance. It is primarily available to employees who receive such allowance as a part of their salary. इसको क्लेम करने के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनका होना चाहिए पहले इसकी जो अलाउंस है कैलकुलेट होगी आइदर 20% ऑफ योर सैलरी
actual allowance received or 5,000, whichever is less. So basically, इसमें जो maximum allowance आप claim कर सकते हो, that is rupees 5,000. 16(3) talking about professional tax levied by state government on individuals engaged in profession, trade and employment. इसमें जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो वो मैक्सिमम 2500 होता है, पर ये 2500 से ज्यादा भी दिखा सकते हो आप अगर ये मतलब पुरानी ईयर का अगर प्रोफेशनल टैक्स आप किसी ईयर में क्लेम करते हो. फिर सेक्शन 17 में पर्पसेस और अलाउंसेस कवर है. सो आई विल बी कवरिंग अलाउंसेस. What are salary allowances? It refers to a fixed amount paid by an employer over and above the basic pay, that is salary. इसका पर्पस होता है to help employees meet particular expenses related to their job or personal circumstances. इसमें जो की कंपोनेंट हो गया आपके टोटल सैलरी के वो बेसिक पे हो जाएगा प्लस अलाउंसेस. नेक्स्ट अलाउंसेस की तीन टाइप की टैक्सेबिलिटी हो सकती है, आइदर फुली टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जेम्प्ट, एंड थर्ड इज फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस. और सबके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. दिस इज अ टेबल व्हिच इज प्रोवाइडिंग कि मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या टैक्सेबिलिटी है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में क्या है. तो डीएनएस अलाउंस इज टैक्सेबल इन बोथ द रिजीम्स, सेम फॉर ओवरटाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, city compensatory allowance to meet increased cost of living in cities, interim allowance, servant allowance, project allowance, tiffin lunch dinner allowance, any other cash allowance, warden allowance, non-practicing allowance, and the transport allowance to employee other than blind, deaf and dumb, orthopedically handicapped employee. Now the next is HRA allowance. This is fully taxable. जितने भी अलाउंस मिलते हैं कुछ जज का नेम कुछ भी हो, नेचर कुछ भी हो, सारे अलाउंसेस टैक्सेबल है. बस कुछ कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस के लिए एग्जेम्पशन दे रखी है या कुछ लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है अब एग्जांपल में. अदरवाइज अलाउंस किसी भी नेचर का है नाम फुली टैक्सेबल है. Student allowance under section 10 is calculation of marketing. Optional taxation is partially exempt होता है. फिर स्पेशल अलाउंसेस होते हैं सेक्शन 10-14, इनकी जो टैक्सेबिलिटी है वो डिफॉल्ट में कोई है या ऑप्शनल में पार्ट है. पर ये अलाउंसेस में चार अलाउंस कवर नहीं होते हैं: ट्रैवलिंग, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय. इन सारों की जो टैक्सेबिलिटी होती है वो नेक्स्ट पार्ट में बता रखी है कि दोनों पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर बोथ द रिजीम्स. Next, allowance granted to government employees outside India, which is fully exempt under the default tax regime. It is fully exempt under both the regimes. Allowance to High Court judges, fully taxable under default regime and fully exempt under optional tax regime. Salary and allowances paid by the United Nations organization, fully taxable under default and fully exempt under option. Same taxability for sumptuary allowance granted to High Court or Supreme Court judges. Let's see few of these allowances in detail. Allowances which are fully taxable under both the regimes, that is transport allowance. Basically, employee को जो भी वो खर्चा कर रहा है to travel from his place of work to another, जैसे कि हम लोग करते हैं क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं तो उसको हमको भी टीए मिलता है. ये वो अलाउंस है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. नेक्स्ट आता है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस. ये दिया जाता है कि आप जो सिटी में रह रहे हो उसमें जो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए. ओवरटाइम अलाउंस एज वी ऑल, मतलब अगर कुछ भी आप जो भी आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे अगर आप काम कर रहे हो तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ओवरटाइम अलाउंस दिया जाता है. नेक्स्ट पार्ट एचआरए कवर अंडर सेक्शन 10-13 में. इसकी एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजें देखनी होती है. फर्स्ट, एक्चुअल एचआरए रिसीव. सेकंड, रेंट व्हिच वर एक्चुअली पेड of the salary, and 40 or 50% of salary, seeing about what is metro, it is in metro cities or any other city, whichever is less करके इसका exemption मिलेगा. Certain key points are there कि जो exemption होती है ये तभी मिलेगी जब आप खुद के हाउस, मतलब हाउस इज योर ओन एंड नॉट यू आर अ टेनेंट ऑन दैट. ऊपर हमने सैलरी की बात की. इसमें सैलरी के लिए बेसिक पे इंक्लूड होगा बेसिक सैलरी, clearness allowance if it is provided in terms of employment, and commission as a fixed percentage of turnover. Relevant period मतलब कि जब जितना भी पीरियड आपका अकोमोडेशन का था वो
Example for calculation will be as under Mr. Rajkumar has the following receipts from his employer. Basic pay 40,000 per month, DNS allowance 6,000 per month, commission 50,000 per annum, and motor car for personal use 1,500 per month, HRA 50,000 per month. Find out the amount of HRA exempt in the hands of Mr. Rajkumar, assuming that he paid a rent of 16,000 per month for his accommodation at Kanpur. DA forms part of salary for retirement benefits. Mr. Rajkumar exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under 115 BAC. वैसे भी ये जो भी exemption है उसे optional tax regime में है. उसके solution के लिए HRA जितना भी receive हुआ हमको 1,80,000 और जो भी exempt हुआ. अब exemption calculate करने के लिए actual receive HRA is 50,000 into 12 1,80,000 excess amount मतलब कि जो भी rent minus 10% of salary है. तो rent हमारा paid है जो कि इसमें specified है. Annual 16,000 into 12 minus 10% of salary. Salary के लिए include होगा basic pay plus DNS allowance that is 40,000 plus 6,000 46,000 into 12. इनका जो net difference होगा 1,36,800. Third part 40% of salary as he is staying in non-metro cities. So 40% of salary will be 1,20,800. So इन तीनों में से जो भी lowest है that is 1,36,800 will be subtracted from HRA received 1,80,000 and the taxable HRA will become 43,200. Moving on towards next slide, partly exempt allowances under optional tax regime. ये section 1014 में cover होता है. Section 1014 में ये दो parts है 1014(1) and 1014(2). 1014(1) बात करता है duty related allowances की, which is granted to meet expenses incurred only and exclusively in the performance of official duties, exempt up to the amount actually spent for allowance received, whichever is less. फिर 1014(2) बात करते हैं personal expenses की, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो ड्यूटी रिलेटेड अलाउंस है उसकी एग्जांपल हो सकता है हेल्पर अलाउंस, allowance for expenses on a helper engaged in official duties. So research allowance for the purpose of academic research or training pursuits, uniform allowance, allowance for purchase or maintenance of uniform worn during official duties. Next is talking about personal expense allowance under section 10 clause 14 sub clause 2. इसमें एक टेबल दे रखी है. First point, name of allowances, any special compensatory allowance in the nature of special compensatory high yield allowance or snowbound area allowance or avalanche allowance. इसका जो exemption होगा वो होगा 800 or 1,300 per month depending upon the specified locations. Rupees 7,000 per month in Siachen area of Jammu and Kashmir. Second point, any special compensatory allowance in the nature of border area allowance or remote locality allowance or difficult area allowance. इसका जो exemption होगा is 1,300 or rupees 1,100 or 1,050 or 750 or 300 per month depending upon the specified locations. Third, special compensatory, tribal areas, scheduled areas, agency areas allowance. It is 200 rupees per month. Next, children education allowance, rupees 100 per month per maximum of 2 children. Same allowance. Any allowance granted to an employee to meet the hostel expenditure on the site. This limit will be increased by 300 from the previous one. Next, compensatory field area allowance, 2,600 per month. Compensatory modified field area allowance, 1,000 per month. Underground allowance granted to an employee who is working in unnatural climate in underground mines, rupees 800 per month, and many more. Next, partly exempt allowances under both the tax regimes are traveling allowance for meeting the cost of travel on tour or transfer, including transfer, packaging, packing, transportation of personal effects. Daily allowance, जो भी official journeys को cover करने के लिए allowance होता है वो. Conveyance allowance for expenses on conveyance while performing official duties. Transport allowance for disabled employees. इसमें up to 3,200 per month का allowance मिलता है for specified disabilities. Next slide, fully exempt allowances under both the tax regimes. There is only one allowance regarding the same, which is covered under section 10(7). Allowance or purposes paid or allowed as such outside by the government.
कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया को अगर गवर्नमेंट अलाउड करे कुछ भी if he is staying outside India but he is a citizen of India, तो वो fully exempt होगी under both the laws. Last slide. For me, fully exempt allowances under optional tax regime, इसमें 3 allowances covered है. Allowance to Supreme Court और High Court judges. Allowance received from UNO, इसमें मतलब अगर कोई भी सैलरी है, कोई भी अलाउंस है जो कि पेड बाय यूएनओ है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगी और इसमें सैलरी के लिए पेंशन भी इंक्लूडेड होता है. लास्ट इज सैंक्टुअरी अलाउंस बेसिकली वो अलाउंस होता है जो कि ऑफिस हॉस्पिटैलिटीज को मीट करने के लिए दिया जाता है. इट इज आल्सो फुली एग्जेम्प्ट अंडर ऑप्शनल टैक्स. Continue slowly, Radhika. अभी आगे ना आगे आ जाओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो? आगे आ जाओ. अभी जब हर्ष आगे आ जाओ. अभी क्लास 1 से अटेंड कर, अगली क्लास में हम लोग वापस से बैठ रही है. आ जाओ अभी 10 मिनट आ गया और बचिए बस. आ जाओ आ जाओ. Good afternoon, everyone. I am Radhika, and I am going to discuss Section 17 of Income Tax Act. So let us understand what is annuity. Annuity basically एक investment product होता है जो insurance companies देते हैं. इसमें एक lump sum amount invest करना पड़ता है, and at the time of retirement, you get a fixed payout at regular intervals. अगर ये present employer से मिलता है तो ये taxable as salary होता है, but if it is received from past employer, it is taxable in profit in lieu of salary. But if it is received from person other than employer, तो ये income from other sources में जाता है. Next is pension. Pension generally एक periodic payment होता है, which is received by employee in relation to past service payable at the time of his retirement. ये basically दो parts में होता है, uncommuted and commuted. Uncommuted periodically मिलता है after retirement and it is taxable for both government as well as non-government employees. Whereas commuted pension के टाइम पे एक पोर्शन या फिर lump sum amount वो विड्रॉ कर लेता है, जो रिमेनिंग जो परसेंटेज होता है वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है. ये है एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन. अगर कम्यूटेड पेंशन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट को मिलता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है. बट अगर ये किसी और एम्प्लॉय को मिलता है, इफ द एम्प्लॉय इज रिसीव्ड ग्रेजुअली, इस एम्प्लॉय को ग्रेजुअली भी मिल रहा है, देन 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय जो परसेंटेज उसने विड्रॉ किया है इनटू 100 would be exempt in that person's salary. If the person instead of if he works with him for more than 5 years or more, termination or resignation death. अगर gradually and fifth is 15/26 into last drawn salary into number of completed years of service.
बट अगर वो एम्प्लॉय ग्रेजुएटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो द स्टैट्यूटरी लिमिट विल बी द सेम, दैट इज 20 lakh actual gratuity received and half of average salary into completed years of service. Let's move on to leave encashment. Leave encashment basically अगर हम paid leaves को utilize नहीं करते so we get paid for that number of leaves we hadn't taken. So इसमें ये हमेशा salary का part होता है and there are certain exemptions available. अगर ये receive हुआ है during the year, केशव मुमताज, केशव, दोनों में इश्यू है कुछ? आप कंटिन्यू देख रहा हूँ, आपको बातें खत्म नहीं हो रही। अगर ये रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो ये फुली टैक्सेबल है। अगर ये रिसीव हुआ है ऑन रिटायरमेंट तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव हुआ है तो ये फुली एग्जेम्प्ट है। अगर ये अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव हुआ है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, दैट इज 25 lakh और लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड और 10 months salary basis on average salary of last 10 months or cash equivalent of unavailed leave based on last 10 months average salary to the credit at the time of retirement. So let us understand the illustration on this. Mr. Gupta retired on 1st December 24 after 20 years of service and received salary of 5 lakh. Other details are as follows. Basic salary is 5,000 per month and rupees 1,000 was increased with effect from 1st April 24. DA he received is rupees 3,000 and 60% of which is for retirement benefits. Commission 500 per month, bonus 1,000 per month. Leaves availed by him was 480 days. He was entitled to 30 days leave every year. So इसमें हमको नॉन गवर्नमेंट वाले में वो पूरा exempt होगा, so 5 lakh and exemption will be 5 lakh, then that is nil taxable leave salary. But if it is in case of non-government employee, तो salary जितनी receive हुई जैसे 5 lakh, अब इसमें exemption लेंगे, exemption में 4 पार्ट होंगे, actually received जो 5 lakh है, statutory limit जो 25 lakh की है, that is third part 10 month salary को इसमें इस वाले सैलरी में अपन बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वो लेंगे, दैट इज 66,000 एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ सैलरी इसमें हम पहले लीव्स ड्यू निकालेंगे, कितनी लीव्स ड्यू है उसकी, दैट इज 120 डेज और फिर जितनी लीव्स ड्यू है उनको हम नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 30 इनटू पर मंथ जो सैलरी थी दैट इज 26,400. सो दिस इज द लीस्ट अमाउंट व्हिच ही कैन अवेल फॉर एग्जेम्पशन. Next, coming forward to Provident Fund. Provident Fund is a portion of salary which is invested in a fund by employee as well as the employer, and then in retirement of employee एक lump sum amount मिलता है. Basically, जिस 12 अगर किसी कंपनी में 20 से ज्यादा employees है और उसकी salary 15,000 से कम है employee की, तो उसको 12% का contribution करना पड़ेगा and same amount का contribution employer भी करेगा. Instead 8.33% वो EPF में डालेगा and 3.67% वो EPF में डालेगा और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो सारा इंटरेस्ट एम्प्लॉय को जाएगा. There are 4 types of provident fund: recognized provident fund, unrecognized provident fund, statutory provident fund, public provident fund. Recognized provident fund में होता है ये recognized होती है by Commissioner of Income Tax for the purpose of income tax. Second है unrecognized, which is not recognized by Commissioner of Income Tax. Statutory provident fund basically applies to employees of government, railways, semi-government institutions, etc. Public provident fund का एक ही benefit होता है, अगर आपको deduction लेना है 80C में, a member is required to contribute to PPF a minimum of ₹500 in a year and maximum deduction मिल जाता है इसके ऊपर ₹1,50,000 का मिल जाता है. इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल एज सैलरी. अनरिकॉग्नाइज्ड में कुड नॉट टैक्सेबल एनी टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन. स्टैट्यूटरी में फुली एग्जेम्प्ट एज इट इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज.
Public PF में it is not applicable. Employee contribution eligible for deduction under section 80C, where an employee exercises the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC. Unrecognized not eligible for unrecognized are not eligible for deduction. Statutory PF eligible for deduction under section 80C as same of recognized, and public में it is same as recognized. इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन जो मिला है उसको, तो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% और एनम इज टैक्सेबल एज सैलरी. अनरिकॉग्नाइज्ड में भी नहीं होता, सेम है. और स्टैट्यूटरी में अगर इंटरेस्ट मिला है देन इट इज फुली एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉइज सेम रूल्स है जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में मिलता है. प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता है? प्रोविडेंट फंड पैसे जो एम्प्लॉयर से मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है. बट अगर सपोज एम्प्लॉयर एक्सेस कंट्रीब्यूशन करने लगे एक लिमिट से, मतलब जो लिमिट स्पेसिफाई है, तो उससे ऊपर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन होगा वो एज अ सैलरी टैक्सेबल में हैंड्स में हो जाएगा एम्प्लॉय के. तो विदिन लिमिट है, जब तक वो एग्जेम्प्ट है, उस फंड के इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट है, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो पैसा वो वापस मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है. बट अगर एक्सेस पार्ट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा. उस एक्सेस पार्ट में जब मैच्योरिटी पे मिलेगा तो अगर इंटरेस्ट से ज्यादा कुछ मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा. Let us understand the exemption of accumulated balance of RBF payable to an employee. तो अगर इसने 5 years से ज्यादा एटलीस्ट 5 years का सर्विस किया है और तो एग्जेम्प्ट है. अगर नहीं किया तो हमें देखेंगे कि इसका टर्मिनेशन का रीजन क्या है, whether it is because of his ill health, contraction or discontinuance of the employer's business or any other reason. तो अगर ये है तो एग्जेम्प्ट है, अगर ये नहीं है तो अपन ये देखेंगे जो उसके क्रेडिट पे जो ईपीएफ के जो क्रेडिट पे बैलेंस पड़ा है वो ट्रांसफर हो चुका है क्या, अगर वो दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर आ चुका है. अगर वो है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगा, पर अगर वो नहीं है तो वो इट इज फुली टैक्सेबल. और दूसरा है इज द entire balance standing to the credit of employee transferred to his NPS section account referred to in section 80 CCD, तो ये एग्जेम्प्ट होगा. Let us understand section 17(3), that is profit in lieu of salary. First is retrenchment compensation. Basically, if company lays off employees because of losses or job cutting or downsizing, then it pays certain amount to employees as compensation. It is taxable in hands of employee with certain exemptions. That is lower of 15 days average pay into completed number of years or an amount not less than 5 lakh. Next is voluntary retirement. Voluntary, if employees leave before the age of retirement, then he will receive certain amount as voluntary retirement which will be taxable under profits in lieu of salary. इसमें कंडीशन होता है कि अगर उसका 10 years ऑफ सर्विस कंप्लीट हो चुका है या फिर वो 40 years ऑफ कंप्लीट कर चुका है तभी वो ले सकता है, बट ये रिक्वायरमेंट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल नहीं है. इसमें जो एग्जेम्पशन मिलती है दैट विल बी एग्जेम्पशन शुड नॉट रिसीव 5 lakh और 3 months salary for each completed years or salary at the time of retirement multiplied by the balance months of service left before the date of his retirement or superannuation. Let's come to perquisites. Perquisites ये benefits होते हैं या facilities होते हैं जो एक employer अपने employee को देता है. Apart from basic pay, ये cash में भी हो सकता है और kind में भी हो सकता है. And अगर ये perquisite employment में मिल रहा है, then it is taxable as salary. But अगर ये profession में मिल रहा है, then it will be taxable as PGDP. अगर ये perquisite तभी कहलाया जाएगा अगर ये इसका जो legal origin है वो employer के sanction के साथ ही है. अगर ये employer का sanction नहीं करता तो ये perquisite नहीं होएगा. There are 3 types of perquisites. Perquisites that are taxable in cases of all employees, tax-free perquisites in case of all employees, and perquisites taxable only in hands of specified employees. Let us understand the perquisite, that is rent-free accommodation. When the accommodation is provided by central government or a state government to any other
एम्प्लॉय, तो अगर ये अनफर्निश्ड अवेल कर रहा है तो इसमें लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और फर्निश्ड के केस में जो हमने अनफर्निश्ड की वैल्यू निकाली है उसमें हम ऐड करेंगे इफ द फर्निचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। और अगर ये हायर्ड है मतलब ये रेंट पे ली है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल बाय दिस फॉर द सेम एज रिड्यूस्ड बाय चार्जेस जो हमने एम्प्लॉय से चार्ज किया है। Where the accommodation is provided by any other employer except government, मतलब गवर्नमेंट का तो हम देख ही चुके हैं, अगर अदर एम्प्लॉयर अगर देता है तो हम ये देखेंगे अनफर्निश्ड के केस में 10% ऑफ सैलरी इन सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से कम है, और अगर 7.5% in cities having population between 15 lakhs to 40 lakhs and 5% in case of other areas. इसके केस में इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो हमने अनफर्निश्ड में निकाली है इट विल बी इंक्रीज बाय इफ द फर्नीचर is owned by employer then 10% per annum of the cost, and if it is hired from third party then actual charges paid and minus जो हमने employee से charge किया है। Where the accommodation is taken on lease or rent by the employer, actual amount of lease rental paid or payable by employer or 10% of salary whichever is lower। और अगर इस furnished में निकालना है तो value of perquisite as determined in unfurnished case increased by फर्नीचर जो हमने ऊपर पढ़ा था 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर थर्ड पार्टी से लिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। तो बेसिकली परचेसेस होता क्या है, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, सैलरी दे रहा है वो एक चीज हो गई, अदर देन सैलरी जो चीज दे रहा है, सपोज कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि एम्प्लॉयर उसकी सैलरी को कम कर दे और उसको अदर बेनिफिट देते जाए, तो उस बेनिफिट जो देगा उसका भी एक वैल्यूएशन करेंगे, उसको सैलरी में ऐड करके उसको एज अ सैलरी इनकम मान जाएगी। तो अलग अलग बेनिफिट्स के अलग अलग मैकेनिज्म दे रखे हैं कि उसको कैसे वैल्यू करेंगे इनकम टैक्स में। Now, where the accommodation is provided in a hotel, then unfurnished में case applicable नहीं है, furnished में 24% of salary paid or payable और actual charges paid or payable whichever is lower less जो हमने एम्प्लॉय से चार्ज किया है, और ये केस उसमें एप्लीकेबल नहीं है अगर उसका अकोमोडेशन 15 डेज से लेस है, मतलब 1 to 15 डेज के बीच में है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। 1 से 15 डेज की कंडीशन क्यों लाई गई, किसी को आइडिया है कि ऐसा क्यों? 1 से 15 डेज इसलिए सपोज जैसे अभी कोई पर्सन है जिसकी जॉब लगे आज से गुड़गांव या सपोज बैंगलोर, तो जाएगा उसको एक बार तो एम्प्लॉयर अकोमोडेशन दे गई तो 15 डेज के लिए उसने होटल रूम बुक कराया या कोई पीजी या कोई भी चीज बुक करेगा, तो उसका जो चार्ज रहेगा वो उसका सैलरी का पार्ट नहीं, वो उसको परक्विजिट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो उसके लिए एक तरह से फर्स्ट टाइम वहां पे आ रहा है तो उसको सर्विस दी गई है बस। Next comes the motor car perquisite. If motor car is provided by the employer to the employee, it will be perquisite in the hands of specified employees only. However, the use of any vehicle provided by company or employer for journey by the assessee from his residence to his office or other place of work, then such will not be taxable. But if the motor car is owned by the employee and used by him or members of his family, then it will be perquisite. And if the expenses of maintenance is reimbursed by employer, then it will be taxable in the hands of employees. Let us understand the taxability of motor car perquisite. If motor car is owned and hired by employer and expenses is paid by employer, अगर वो official use के लिए use हुआ है तो then it will be nil perquisite. अगर वो personal purpose के लिए use हुआ है then up to 1.6 liters or more than 1.6 liters, वो दोनों केस में actual amount incurred on running plus maintenance plus driver's remuneration plus 10% of cost minus charge from employee. और अगर वो कार partly official या partly personal purpose के लिए use हुई है, then in case of up to 1.6 liters, 1800 per month plus 900 अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड हुआ है तो
और अगर more than 1.6 liters है तो 24, then the limit shifts to 24%, 2400 per month plus 900. And if the expenses are paid by employee, official purpose के लिए it will always be nil coefficient, personal purpose के लिए 10% of cost, and partly official, partly personal के लिए up to 1.6 liter तक 600 plus 900 if driver is provided, and in case of more than 1.6 liters, 900 plus 900 if driver is also provided. If car is owned by employee and expenses are paid by employer, official purpose के लिए nil है, personal purpose के लिए वही जो हमने पहले वो पढ़ा था, actual amount incurred on running maintenance plus जो driver का remuneration है minus amount charged from employee. अगर partly personal, partly official purpose के लिए है, तो up to 1.6 liters तक 2700 will be the value of tax coefficient, and more than 1.6 liters है तो value of coefficient will be 3300 per month. And if the expenses are paid by employee, then it will be a nil coefficient. Moving on to some other assets, that is first use of movable assets. अगर laptop या computer से तो it will be a nil coefficient. अगर laptop या computer से laptop movable asset है, then it will be 10% of original cost of asset. Employer or actual hire जो asset है वो rent है. Transfer of movable assets है तो movable laptop से electronic items है cost of asset less depreciation at 20%, movable actual cost of asset less depreciation at 20%, and other movable assets में actual cost of asset less depreciation at 10% on asset value. और employee को loan देता है, then the loan given to the employee or any other member of the basically जो जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को these are usually for the work intellectual properties or expertise. It is taxable value will be from the value of your government and the amount paid by the employer, and the value determined as per section as per rule 3A. काफी बार क्या होता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को सर्टिफिकेट देता है, शेयर देने का मतलब है कि शेयर तो उस केस में क्या होगा शेयर दिए और सपोज पर शेयर में अमाउंट कम दे दिया एक तरह से वैल्यू एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया वो चीज सैलरी के टैक्स हो जाएगा. सिमिलरली जब इस शेयर्स को बेचेगा तो पोजीशन मान जाएगी मान जाएगी क्योंकि वो डिफरेंट टैक्स है वो अनलिस्टेड है तो उसका कोई मर्चेंट वैल्यू से किसी चार्ट से उसका वैल्यूएशन करवाना होगा. चार्ट का लिस्टमेंट नहीं है मर्चेंट का है उसका वैल्यूएशन करवाना होगा उसकी वैल्यू पे फिर एक्चुअली या और फिर मतलब भाई 10 साल बाद शेयर्स को बेचता है जो सैलरी है में वही उसकी पोजीशन हो जाएगी is explained by other purpose which are as per the cost of focus हो जाएगी.
the examples, that is gas, electricity, or water supply provided, free service, free conditional education facility, free food or non-alcoholic beverages provided by other than free non-alcoholic beverages provided by some provider during working hours of office. Gift vouchers. Gift vouchers is if it is less than 5,000 fee and annual fee incurred by the employee, value of any other benefit or amenity, service, right of privilege provided by the employer, any sum paid by the employer in respect of any obligation which would have been payable by the SSC, any portion of the premium paid by the employer in relation to an employee to protect or to keep in force insurance on the health of such employee under any scheme approved by the central government. Then move forward to the tax-free perquisites. Tax-free perquisites, first is telephone. Telephone provided by employer at employee's residence, then it will be tax-free. The same is with the transport facility. Transport facility provided by employer like railways or airlines for transport of goods or passengers free of charge or at concessional rates. Perquisites allowed outside India by the government. Perquisites allowed outside India by the government who are citizen of India for rendering services outside India. Next, employers' contribution to staff group insurance scheme. Employers' contribution to staff group insurance scheme will also be tax-free in all cases. Insurance premium paid by employer on personal accident policy. Next, refreshment. If the refreshment is during the working hours, then it will be exempt. But subsidized lunch, that is ₹50 per meal, will also be exempt from actual receipt. Recreational facilities, amounts spent on training of employees, some payable by employer to RPF, then to official residence or conveyance facility. Then medical facilities, medical treatment in employer's treatment, then it will be fully tax exempt. Premium paid for health insurance by the employer for the insurance of employee, then the scheme must be approved by the central government. Reimbursement of health insurance premium policy must be approved by central government, and in expenditure incurred outside India, it is exempt only to an extent permitted by RBI. Patient plus attendant travel exempt only if GTI is up to ₹2 lakh. Thank you. तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देगा और अब